बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में स्वर्णपुरी नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। वहां के महाराजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय लेकिन बेहद सख्त शासक थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन उनकी असली प्रसिद्धि की वजह थी उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी रंजना। राजकुमारी रंजना का सौंदर्य अलौकिक था। कहा जाता था कि जब वो मुस्कुराती तो सूखी कलियां भी खिल उठतीं, और जब वो अपने महल के बगीचे में घूमती तो चांद भी बादलों में छिप जाता उसकी चमक से शर्मिंदा होकर। लेकिन रंजना सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, वो उतनी ही बुद्धिमान, दयालु और कला प्रेमी भी थी। उसकी वीणा की तान सुनकर पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। देखते ही देखते राजकुमारी रंजना विवाह योग्य हो गई। महाराजा विक्रम सिंह को अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर की चिंता सताने लगी। वो ऐसा दामाद चाहते थे जो न केवल रंजना के सौंदर्य के योग्य हो, बल्कि उसके जैसे ही बुद्धिमान, साहसी और प्रजा प्रेमी भी हो। कई महीनों तक मंत्री और ज्योतिषियों से विचार विमर्श करने के बाद महाराजा ने एक ऐसी घोषणा करवाई जिसने पूरे आर्यवर्त में टहलका मचा दिया। एक सुबह स्वर्णपुरी के मुख्य चौराहे पर ढिंडोरा पीटा गया। पुरोहित ने एक लंबे चर्मपत्र को खोला और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। सुनो सुनो सुनो, स्वर्णपुरी के महाराजा विक्रम सिंह जी की ओर से समस्त राजाओं, राजकुमारों और वीरों को सूचित किया जाता है कि राजकुमारी रंजना का स्वयंवर आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ये कोई साधारण स्वयंवर नहीं होगा। जो कोई भी हमारी राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखता है, उसे महाराजा की 5 शर्तों को पूरा करना होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। पुरोहित ने गला साफ किया और पढ़ना जारी रखा। ये 5 शर्तें हैं। पहली शर्त, एक ऐसी सोने की चिड़िया लानी होगी जो इंसानी भाषा में बात कर सकती हो। दूसरी शर्त, एक ऐसा नीला घुड्डा लाना होगा जो हवा में उड़ा सकता हो। तीसरी शर्त, सुदूर पूर्व के मायावी स्वर्ण वन से, जहां हर पेड़ आज पौधा सोने का है, वहां से एक सोने का सेब तोड़कर लाना होगा। चौथी शर्त, राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित कालघाटी नामक बस्ती को, जहां कुख्यात डाकू भैरव सिंह का आतंक है, उससे मुक्त कराना होगा और पूरी बस्ती को बचाना होगा। पांचवी और अंतिम शर्त, पूर्वजों के खंडहर हो चुके छाया मंदिर में प्रवेश करना होगा। वहां रहने वाले भयंकर राक्षसों से युद्ध करना होगा और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित सूर्यमणि को सुरक्षित बाहर लाना होगा। घोषणा सुनते ही भीड़ डच में खलबली मच गई। ये शर्तें नहीं, मृत्यु का बुलावा थी। पुरोहित ने अपनी आवाज और बुलंद की। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 5 शर्तों को पूरा करने के लिए इच्छुक वीर को केवल 2 सप्ताह यानी 14 दिन का समय दिया जाएगा। जो कोई भी यह असंभव कार्य पूरा करेगा, वही राजकुमारी रंजना का पति और स्वर्णपुरी का भावी राजा बनेगा। घोषणा समाप्त होते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। पागलपन है, एक ने कहा। 2 सप्ताह में ये तो 2 जन्मों में भी संभव नहीं। दूसरे ने सहमति जताई। ये खबर आग की तरह फैली। कई राज्यों के राजकुमार जो रंजना के सौंदर्य की कहानियां सुनकर आए थे, चुपचाप अपना सामान बांधकर वापस लौटने लगे। सोने की चिंदिया, उड़ने वाला घुड्डा, ये सब तो किस्से कहानियों में होता था, हकीकत में नहीं। उसी शाम पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ के राजकुमार वीर अपने घुड्डे पर सवार होकर स्वर्णपुरी पहुंचे। वीर अपने असाधारण शौर्य, दृढ़ निश्चय और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी ये घोषणा सुनी थी, और जहां बाकी लोग इसे पागलपन कह रहे थे, वहीं वीर की आंखों में एक चुनौती की चमक थी। वो सीधे राजमहल पहुंचे। दरबार खचाखच भरा हुआ था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी उदासी थी। कई वीर योद्धा सिर झुकाए खड़े थे। चुनौती स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं था। महाराजा विक्रम सिंह अपने भव्य सिंहासन पर निराश बैठे थे। तभी द्वारपाल ने घोषणा की, सूर्यगढ़ के राजकुमार वीर पधार रहे हैं। वीर ने दरबार में प्रवेश किया। उनकी चाल में एक आत्मविश्वास था। उन्होंने महाराजा को झुककर प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने सिर उठाया, उनकी नजरें महल के झरोखे पर पड़ी। वहां राजकुमारी रंजना खड़ी थीं। उनकी आंखें उदास थीं, चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। उन्हें अपनी पिता की इन कठोर शर्तों से डर लग रहा था। जिस पल राजकुमार वीर ने रंजना को देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने आज तक इतनी सुंदरता, इतनी मासूमियत और इतनी उदासी एक साथ किसी चेहरे पर नहीं देखी थी। वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गए। दुनिया थम सी गई। उन्होंने उसी क्षण तय कर लिया कि ये चेहरा वो दोबारा उदास नहीं देख सकते। वो ये चुनौती स्वीकार करेंगे, सिर्फ राज्य के लिए नहीं, बल्कि राजकुमारी रंजना के लिए। वीर अपनी सुध-बुध खोकर रंजना को ही देख रहे थे जब महाराजा की भारी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। कहो राजकुमार, महाराजा ने कहा, क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह मेरी शर्तों को सुनकर हंसने आए हो या वापस जाने का मन बना चुके हो? वीर ने अपनी नजरें झरोके से हटाई और सीधा महाराजा की आंखों में देखा। उनके चेहरे पर एक दृढ़ मुस्कान थी। नहीं महाराज, वीर ने अपनी कनकती आवाज में कहा, जो पूरे दरबार में गूंज उठी। मैं आपकी शर्तों पर हंसने नहीं आया हूं।
वो एक कदम आगे बढ़े। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार वीर आपकी 5 शर्तों को स्वीकार करता हूँ। मैं 14 दिन के भीतर सोने की चिंदियाँ, उड़ने वाला नीला घुड्डा, सोने का सेब, कालघाटी की मुक्ति और सूर्यमणि, ये 5 चीज़ें आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। महाराजा विक्रम सिंह अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। राजकुमारी रंजना ने जब झरोके से ये सुना तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने उस साहसी राजकुमार को देखा जो अपने पिता के सामने सीना टाने खड़ा था। नवयुवक, महाराजा गरजे, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये बच्चों का खेल नहीं है। 2 सप्ताह, सिर्फ 2 सप्ताह है तुम्हारे पास। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वीर मुस्कुराए। महाराज, या तो मैं 14वें दिन आपकी सभी शर्तों के साथ इस दरबार में वापस लौटूंगा या फिर कभी नहीं लौटूंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। महाराजा विक्रम सिंह ने वीर की आंखों में अदम्य इच्छा शक्ति देखी। उन्होंने धीरे से फिर से उस झरोखे की ओर देखा। इस बार राजकुमारी रंजना की आंखों में उदासी की जगह एक छोटी सी आशा की किरण थी। वीर दरबार से बाहर निकल गए, स्वर्णपुरी के अस्तबल की ओर। उनका पहला लक्ष्य था बोलती हुई सोने की चिनिया को खोजना, और उनके पास थे सिर्फ 14 दिन। जिस रात राजकुमार वीर ने चुनौती स्वीकार की, वो सो नहीं सका। उसके पास केवल 14 दिन थे। वो जानता था कि ये कोई साधारण शर्तें नहीं हैं, ये पहेलियां हैं जिन्हें सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से भी सुलझाना होगा। वीर सूर्योदय होते ही वीर का समय शुरू हो गया। महल के अस्तुबल से अपना सबसे तेज घोड़ा लेकर वो बाजार की ओर नहीं बल्कि स्वर्णपुरी के सबसे पुराने बाहरी इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा। उसका मानना था कि ऐसी जादुई चीजों का पता योद्धाओं को नहीं बल्कि ज्ञानियों को होता है। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत, जिसे लोग मालिनी माँ कहते थे, दीप जला रही थी। वो 100 से अधिक सर्दियां देख चुकी थी और कहा जाता था कि स्वर्णपुरी का ऐसा कोई इतिहास या किंवदंती नहीं थी जो उसकी जबान पर ना हो। वीर घोड़े से उतरा और विनम्रता से उस वृद्धा को प्रणाम किया। माँ, मैंने सुना है आप सब जानती हैं। मैं एक बोलती हुई सोने की चिड़िया की खोज में हूं। क्या ऐसी कोई चीज सच में है? मालिनी माँ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बेटा, दुनिया में हर वो चीज है जिस पर इंसान यकीन कर सकता है, लेकिन तुमने गलत सुना है। वो चिड़िया बोलती नहीं, वो गाती है, और जब वो गाती है तो भविष्य बताती है। लेकिन वो सिर्फ एक ही व्यक्ति से बात करती है। किससे? वीर ने उत्सुकता से पूछा। जिसके पास धैर्य हो, बुद्धि हो और सबसे बढ़कर जो उससे कुछ छीनने नहीं बल्कि सुनने आया हो। वो मिलेगी कहाँ? वृद्धा ने पूर्व की ओर इशारा किया। यहां से 2 कोस दूर गूंजती घाटी है, एक ऐसी घाटी जहां हर आवाज 1000 गुना होकर लौटती है। वहां मौन वृक्ष नाम का एक अकेला चांदी जैसा चमकने वाला पेड़ है। वही स्वर्ण पक्षी का घर है। लेकिन सावधान राजकुमार, वृद्धा ने चेतावनी दी। उस घाटी में आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। तुम्हारा अपना डर चीख बनकर तुम्हें बहरा कर सकता है। वीर ने मालिनी माँ को धन्यवाद दिया और अपने घोड़े को गूंजती घाटी की ओर दौड़ा दिया। जैसा नाम था, घाटी वैसी ही थी। वहां पहुंचते ही हवा की सरसराहट भी किसी दैत्य की दहाड़ जैसी लगती थी। वीर के घोड़े की हर टाप 100 घोड़ों की टाप बनकर गूंज रही थी। वीर घोड़े से उतर गया। उसने अपने कानों में कपड़ा ठूंस लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये आवाज कानों से नहीं, मन से आ रही थी। उसे अपनी ही शंकाएं सुनाई देने लगीं। तुम असफल हो जाओगे वीर, राजकुमारी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, लौट जाओ। वीर ने अपनी आंखें बंद की। उसने राजकुमारी रंजना के उस मासूम चेहरे को याद किया। नहीं, उसने मन में दृढ़ता से कहा। उसने तलवार नहीं निकाली बल्कि अपनी वीणा निकाली, जो वो अपने साथ रखता था, क्योंकि वो स्वयं एक कुशल संगीतकार था। उसने घाटी के शोर के बीच वीणा पर एक शांत और मधुर धुन छेड़ दी। संगीत की लहरों ने शोर के भ्रम को काटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, घाटी का शोर कम होता गया और उसकी वीणा की धुन गूंजने लगी। कुछ ही देर में उसे चांदी की पत्तियों वाला मौन वृक्ष दिखाई दिया, और उसकी सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी वो सोने की चिड़िया। वो वाकई सोने की थी। उसके पंख पिघले हुए स्वर्ण की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें 2 छोटे छोटे नीलम जैसी थी। वो इतनी सुंदर थी कि वीर एक पल को अपनी सुधबुद्ध खो बैठा। चिड़िया ने उसे देखा और इंसानी आवाज में, जो किसी बांसुरी की तरह मीठी थी, कहा, रुक जाओ अजनबी। यहां तक कई आए लेकिन कोई मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाया। अगर तुम हारे तो ये घाटी तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगी। वीर ने वीणा नीचे रखी। पूछो। हे स्वर्ण पक्षी, चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक मधुर तान में गाया। मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, मैं बिना आंखों के रोता हूँ, मैं जहां भी जाता हूँ अंधेरा मेरे पीछे आता है। बताओ मैं कौन हूँ? ये एक अजीब पहेली थी। वीर ने एक पल के लिए सोचा।
बिना पंखों के उड़ना, बिना आंखों के रोना और अंधेरा लाना। उसके दिमाग में कई जवाब आए, हवा, रात, धुआंओं, लेकिन कोई भी जवाब सही नहीं बैठ रहा था। तुम्हारे पास एक पल और है, चिड़िया ने कहा। वीर ने ऊपर आसमान की ओर देखा, सूरज तप रहा था, उसे प्यास लगी थी और तभी उसकी नज़र आसमान के कोने पर गई। बादल, वीर जोर से बोला। चिड़िया ने गाना बंद कर दिया। वीर ने अपनी बात समझाई। बादल ही हैं जो बिना पंखों के आसमान में उड़ते हैं, वे ही बिना आंखों के वर्षा बनकर रोते हैं, और जब वे सूरज के आगे आते हैं तो अपने पीछे धरती पर अंधेरा छाया ले आते हैं। घाटी में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सोने की चिड़िया डाली से उड़ी और सीधा आकर वीर के कंधे पर बैठ गई। 100 सालों में तुम पहले हो जिसने मेरी पहेली बूझी है, राजकुमार, चिड़िया ने कहा। तुम सिर्फ साहसी नहीं, बुद्धिमान भी हो, और तुमने मुझे पकड़ने के लिए जाल या पिंजरा नहीं बल्कि अपना संगीत और धैर्य लाया। मैं तुम्हारी हूं, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूं। वीर को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मुस्कुराकर चिड़िया को देखा। स्वर्ण पक्षी, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मुझे राजकुमारी रंजना के लिए महाराजा की 5 शर्तें पूरी करनी हैं। ये पहली थी, विक्रम सिंह की शर्तें। चिड़िया हंसी। वो बूढ़ा राजा आज भी नहीं बदला। ठीक है राजकुमार, मैं तुम्हारे साथ स्वर्णपुरी चलूंगी, लेकिन मेरा एक वचन है, मैं तुम्हारी मदद केवल तब तक करूंगी जब तक तुम्हारा दिल राजकुमारी के लिए सच्चा रहेगा। जब राजकुमार वीर अगले दिन सुबह सुबह राजदरबार में पहुंचा तो सभी दरबारी उसे देखकर चौंक गए। वीर के कंधे पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी जो शुद्ध सोने की तरह धमक रही थी। महाराजा विक्रम सिंह अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। राजकुमार, ये कैसे संभव है? क्या ये वही है? वीर ने सिर झुकाया। महाराज, ये गूंजती घाटी की स्वर्ण पक्षी है। ये ना सिर्फ बोलती है बल्कि भविष्य के गीत भी गाती है। सबूत के तौर पर चिड़िया ने अपनी मीठी आवाज में कहा। महाराजा विक्रम सिंह, आपका राज्य सुरक्षित है, पर आपका घमंड नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो अपनी शर्त से मुकर नहीं सकता था। तभी झरोके से एक हल्की सी मुस्कुराने की आवाज आई। राजकुमारी रंजना अपने होठों पर हाथ रखे खड़ी थी। उसकी आंखों में प्रशंसा और एक हल्की सी शरारत थी। उसने वीर की ओर देखा, मानो कह रही हो, शाबाश। वीर ने उसका अभिवादन स्वीकार किया। महाराजा अपनी गद्दी पर वापस बैठ गए। पहली शर्त पूरी हुई राजकुमार, लेकिन तुम बहुत किस्मत हो, ये 5 में से सिर्फ एक थी। अभी 4 और बाकी हैं। उन्होंने उंगली उठाई। तुम्हारी दूसरी शर्त याद है ना? एक उड़ने वाला नीला घुड्डा। जाओ उसे लेकर आओ। तुम्हारे 2 दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 दिन बचे हैं। वीर ने महाराज को प्रणाम किया। उसका आत्मविश्वास अब 2 गुना हो गया था। चिंता ना करें महाराज, वीर ने कहा, मैं उसे भी ढूंढ लाऊंगा। दरबार से बाहर निकलते ही स्वर्ण पक्षी ने वीर के कान में फुसफुसाया। राजकुमार, अगली चुनौती बुद्धि की नहीं, गति की है। तुम्हें पवन द्वीपों की ओर जाना होगा। वहां घोड़े हवा में दौड़ते हैं। वीर अपने अगले और भी असंभव लगने वाले मिशन के लिए तैयार था। दरबार से निकलकर वीर अपने कक्ष में लौटा। उसके पास अब केवल 12 दिन थे। स्वर्ण पक्षी, जिसे वीर ने प्रेम से स्वर्ण नाम दिया, उसके कंधे पर बैठी थी। राजकुमार, स्वर्णा ने फुसफुसाया, उड़ने वाला नीला घोड़ा धरती पर नहीं मिलेगा। वह मेघों, बादलों के ऊपर रहता है। मेघों के ऊपर? पर मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? वीर ने चिंता से पूछा। तुम्हें मेघभेदी पर्वत श्रृंखला तक जाना होगा, स्वर्णा ने रास्ता बताया। वह यहां से 4 दिन की निरंतर यात्रा है। वहां दुनिया की छत पर कुछ ऐसे पठार हैं जिन्हें पवन द्वीप कहा जाता है। वे इतने ऊंचे हैं कि बादल उनके नीचे तैरते हैं। वहीं पवन अश्व, हवा के घोड़े, बसते हैं। बादलों के ऊपर की यात्रा। वीर ने बिना समय गंवाए अपना घोड़ा तैयार किया। स्वर्णा ने उसे रास्ता दिखाना शुरू किया। ये यात्रा भयानक थी। वे संकरे पहाड़ी रास्तों से गुजरे, बर्फीली नदियों को पार किया और ऐसी ऊंचाइयों पर चढ़े जहां हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। कई बार उसका घोड़ा फिसलते फिसलते बचा। 7वें दिन की शाम को वे आखिरकार मेघभेदी पर्वत के शिखर पर पहुंचे। नजारा अकल्पनीय था। वे बादलों के एक समुद्र के ऊपर खड़े थे। दूर दूर तक सिर्फ सफेद बादलों की चादर फैली थी, जिन पर सूरज की किरणें चमक रही थीं, और उन बादलों के बीच काले ग्रेनाइट के विशालकाय सपाट शिखर पठार तैरते हुए द्वीपों जैसे लग रहे थे। वही हैं पवन द्वीप, स्वर्णा ने कहा। तभी वीर ने उन्हें देखा। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक हवा में छलांग लगाता हुआ नीले घोड़ों का एक झुंड। वे घोड़े सचमुच नीले थे, आसमान के गहरे नीले रंग के। उनकी अयाल, गर्दन के बाल और पूंछ बादलों की सफेद धुंध से बनी थी।
वे पंखों से नहीं उड़ रहे थे, वे हवा पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो वह ठोस जमीन हो। उनके खुरों के नीचे बिजली कड़कती थी। इन्हें पकड़ना तो असंभव है, वीर ने कहा। वे हवा पर चलते हैं और मेरे पास जमीन है। तुम इन्हें पकड़ नहीं सकते राजकुमार, स्वर्णा ने समझाया। इन्हें जीतना होगा। ये घोड़े गति और स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। इन्हें वही वश में कर सकता है जो हवा पर भरोसा कर सके। वीर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल ही एक द्वीप के किनारे तक गया। सामने लगभग 100 गज की दूरी पर दूसरा द्वीप था। बीच में हजारों फुट गहरी खाई और तेज हवाएं। नीले घोड़ों का झुंड उस दूसरे द्वीप पर हवा घास चर रहा था। झुंड के सरदार एक विशालकाय नीले अश्व ने वीर को देख लिया। उसने जोर से हिनहिनाया और आवाज किसी तूफान की गरज जैसी थी। उसने वीर को चुनौती दी। वीर जानता था कि वह तीर या रस्सी से उन्हें पकड़ नहीं सकता। उसे स्वर्णा की बात याद आई। हवा पर भरोसा करो। राजकुमार ने अपनी आंखें बंद की। उसने रंजना का चेहरा याद किया। उसने अपनी तलवार और ढाल जमीन पर रख दी, ये दिखाने के लिए कि वह लड़ने नहीं आया है। फिर उसने अपनी आंखें खोली, नीले अश्व के सरदार को देखा और खाई में छलांग लगा दी। वह गिरा नहीं। एक अदृश्य शक्ति ने, एक तेज हवा की झोंके ने उसे थाम लिया। यह एक पवन सेतु, हवा का पुल था जिसे सिर्फ वे घुड्डे ही देख और महसूस कर सकते थे। वीर उस अदृश्य पुल पर खड़ा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। नीले घोड़ों के झुंड ने घास चरना बंद कर दिया। वे सब उस अकेले इंसान को देख रहे थे जो निडर होकर हवा के पुल पर खड़ा था। उनके सरदार नील पवन ने आज तक किसी इंसान को ऐसा करते नहीं देखा था। नील पवन धीरे धीरे चलकर वीर के पास आया। वह वीर से भी 2 सिर ऊंचा था। उसने वीर को सूंघा। वीर ने डरने की बजाय अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पर रख दिया। मैं तुम्हें बांधने नहीं आया हूं, हे पवन पुत्र, वीर ने शांति से कहा। मैं तुमसे मित्रता करने आया हूं। मुझे तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। नीले घोड़े ने अपनी बड्डी बुद्धिमान आंखें वीर की आंखों में डाली। उसने वीर के हाथ पर अपना सिर रगड़ा। उसने वीर को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया था। वीर उस नीले घोड़े की पीठ पर सवार हुआ। स्वर्णा उड़कर उसके कंधे पर बैठ गई। नील पवन वीर ने कहा, हमें स्वर्णपुरी चलना है। घोड़े ने एक लंबी हिनहिनाहट भरी और हवा में छलांग लगा दी। वीर ने जो महसूस किया वो अकल्पनीय था। वे जमीन पर नहीं, आसमान में दौड़ रहे थे, बादलों को चीरते हुए, हवा से बातें करते हुए। जो रास्ता तय करने में वीर को 4 दिन लगे थे, नील पवन पर सवार होकर वे सिर्फ कुछ ही घंटों में वापस स्वर्णपुरी की सीमा पर पहुंच गए। अगली सुबह जब राज दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्री और दरबारी निराश थे। उन्हें लगा कि राजकुमार वीर अब तक हार मान चुका होगा या मारा गया होगा। महाराजा विक्रम सिंह भी चिंतित लग रहे थे। तभी एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। इससे पहले कि कोई समझ पाता, महल के विशाल आंगन में आसमान से एक नीली बिजली सी कूदी। वो राजकुमार वीर था, जो एक भव्य नीले घोड़े पर सवार था। घोड़े के खुर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति अपनी जगह पर जम गया। महाराजा अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचे। उनकी आंखें फटी रह गईं। वीर घोड़े से उतरा और नील पवन को सहलाया। स्वर्णा उसके कंधे पर बैठी थी। महाराज विक्रम सिंह, वीर ने झुककर कहा, आपकी दूसरी शर्त पूरी हुई। पवन द्वीपों से लाया गया उड़ने वाला नीला घोड़ा। झरोखे में खड़ी राजकुमारी रंजना ने यह नजारा देखा। जहां पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ आशा थी, आज उसकी आंखों में वीर के लिए गहरा सम्मान और प्रशंसा थी। उसने अपनी आंखें झुका लीं, पर उसके होठ मुस्कुरा रहे थे। महाराजा ने खुद को संभाला। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 2 असंभव शर्तें 10 दिनों के अंदर पूरी हो चुकी थीं। शाबाश, शाबाश राजकुमार, महाराजा ने भारी आवाज में कहा। तुमने अपनी बहादुरी और विश्वास से हवा को भी जीत लिया, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होगी। उन्होंने अपनी उंगली उठाई। तुम्हारे 10 दिन बीत चुके हैं। तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 5 दिन और 3 शर्तें। महाराजा की आवाज गूंजी। तुम्हारी तीसरी शर्त, स्वर्ण वन से एक सोने का सेब लाना। ये वन लालचियों की कब्रगाह है। राजकुमार जो भी उस जंगल में गया वो सोने का बन गया, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। वीर ने अपने नए मित्र नील पवन की गर्दन थपथपाई। महाराज, वीर ने दृढ़ता से कहा, अगर मेरा इरादा सच्चा है तो सोना मुझे छू नहीं पाएगा। जैसे ही राजकुमार वीर दरबार से बाहर आया, उसके कंधे पर बैठी स्वर्णा ने चिंता में अपनी गर्दन हिलाई। राजकुमार, वो फुसफसाई, हमें तुरंत निकलना होगा। महाराजा ने कहा कि तुम्हारे पास 5 दिन हैं, लेकिन हिसाब में कुछ गड़बड़ है। वीर रुक गया। क्या मतलब? स्वर्णा, आज तुम्हारी चुनौती का 10वां दिन समाप्त हो गया है।
चिड़िया ने समझाया। तुम्हारे पास कुल 14 दिन थे। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास केवल 4 दिन बचे हैं, 11, 12, 13 और 14। और शर्तें 3 बाकी हैं, स्वर्णवन, डाकू, भैरव सिंह और छाया मंदिर के राक्षस। ये असंभव है। वीर ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली। दबाव बहुत अधिक था। 4 दिनों में 3 भयंकर कार्य? असंभव तब होता स्वर्णा, वीर ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, अगर मेरे पास नील पवन नहीं होता। वो आंगन में गया जहां नीला घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो उसकी पीठ पर सवार हुआ। नील पवन मित्र, अब हमें समय से भी तेज दौड़ना होगा। हमें पूर्व में स्वर्णवन की ओर ले चलो। घोड़े ने जोर से हिनहिनाया, मानो कह रहा हो, तैयार हो जाओ। और अगले ही पल वो बिजली की गति से आसमान में उठ गया। महल और स्वर्णपुरी शहर पल भर में छोटे खिलौने जैसे दिखने लगे। नीलपवन की अविश्वसनीय गति के कारण जो यात्रा पैदल करने में हफ्तों लग जाती, वो उन्होंने रात भर में पूरी कर ली। 11वें दिन की पहली किरण के साथ वे एक ऐसी जगह पहुंचे जो किसी सपने जैसी पर उतनी ही भयावह थी। ये स्वर्णवन था। यहां सब कुछ सोने का था। पेड़ सोने के थे, उनकी पत्तियां सोने की थीं, जमीन पर उगी घास सोने की थी। सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती तो पूरा जंगल किसी दिए की तरह दमक उठता था। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। जगह जगह पर सोने की मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां कलाकारों ने नहीं बनाई थीं। ये वे लालची योद्धा, व्यापारी और राजकुमार थे जो इस जंगल से सोना लूटने आए थे। वे सब अब सोने के बन चुके थे। उनके चेहरे पर लालच और पीड़ा के भाव हमेशा के लिए जम गए थे। नीलपवन, स्वर्णा ने कहा, तुम इस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारी पवित्रता हवा की है, जमीन की नहीं। राजकुमार, तुम्हें अकेले जाना होगा। चिड़िया ने वीर को चेतावनी दी। याद रखना वीर, इस जंगल की हवा में एक श्राप है। जैसे ही तुम्हारे मन में सोने के लिए लालच पैदा होगा, तुम्हारे पैर जमीन में जड़ जमा लेंगे और तुम भी एक मूर्ति बन जाओगे। यहां किसी चीज को छूना मत, बस अपनी नजरें उस एक सेब पर रखना। वीर ने सिर हिलाया, अपनी कमर से लटकी वीणा को छुआ, तलवार को नहीं, और जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही उसने कदम रखा, एक अजीब सी शांति छा गई। हवा बंद हो गई, बस उसके कदमों की आहट थी। तभी उसके कानों में फुसफुसाहटें आने लगीं। देखो वीर, राजकुमार, एक मीठी आवाज आई, तुम इतने महान हो, ये साधारण लोहे की तलवार तुम्हारे लायक नहीं है। वीर के रास्ते में एक पेड़ के नीचे हीरे जवाहरात जड़ी एक सोने की तलवार पड़ी थी। वो चमक रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वो बस चलता रहा। उसके मन में सिर्फ रंजना का चेहरा था। मूर्ख, एक दूसरी खुरदरी आवाज आई, तलवार नहीं चाहिए, ये देखो, सोने की ईंटों का ढेर। तुम अपना पूरा राज्य दोबारा बना सकते हो, बस एक एक उठाकर देखो। कुछ ही दूर पर सोने की सिल्लियों का एक पहाड़ था। वीर उसके पास से गुजर गया, मानो वो मिट्टी का ढेर हो। मैं लालच से नहीं, वीर ने दृढ़ता से कहा, बल्कि अपने वचन से बंधा हूं। मुझे सिर्फ वो चाहिए जो मेरी शर्त का हिस्सा है। अचानक सारी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। जंगल समझ गया था कि इस योद्धा पर लालच का असर नहीं होगा। वीर चलता रहा जब तक कि वो जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंच गया। वहां एक विशाल और प्राचीन सुनहरा पेड़ छड़ा था। उसकी हर डाल पर सोने के फल लटक रहे थे, लेकिन एक डाल पर एक सेब बाकी सबसे अलग चमक रहा था। वो असली सोने का सेब था जो दिव्य प्रकाश से दमक रहा था। समस्या ये थी कि वो सबसे ऊंची डाल पर था। वीर ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने अपनी तलवार से डाल को काटने का सोचा। उसे स्वर्णा की बात याद थी, किसी चीज को छूना मत। उसने अपनी तलवार और ढाल जमीन पर रख दी। फिर उसने अपनी वीणा उठाई और उस सुनहरे पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने आंखें बंद की और वीणा पर एक मधुर पवित्र राग छेड़ दिया। वो संगीत लालच का नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और कर्तव्य के बारे में गा रहा था। वो राजकुमारी रंजना के लिए अपने प्रेम के बारे में गा रहा था। जैसे जैसे संगीत फैला, उस मृत सोने के जंगल में कुछ हलचल हुई। उस प्राचीन पेड़ की टहनियां कांपने लगीं। वीर का संगीत इतना शुद्ध था कि जंगल का श्राप उस पर बेअसर था। जब राग समाप्त हुआ, वीर ने आंखें खोलीं। वो सबसे ऊंची डाल जिस पर वो सेब लटका था, धीरे धीरे खुद ही झुककर वीर के सामने आ गई थी। वीर ने हाथ बढ़ाया और उस सोने के सेब को धीरे से तोड़ लिया। जिस पल सेब उसके हाथ में आया, वो गर्मजशी से भर गया। ये मृत्यु का ठंडा सोना नहीं, ये जीवन का दिव्य स्वर्ण था। दक्षिण की ओर वीर तेजी से जंगल से बाहर आया। नील पवन और स्वर्णा उसका इंतजार कर रहे थे। शाबाश राजकुमार, स्वर्णा ने चहकते हुए कहा, तुमने लालच को संगीत से जीत लिया। वीर ने सेब को अपने थैले में सुरक्षित रखा और तुरंत घोड़े पर सवार हो गया। महाराज को सेब दिखाने के लिए वापस स्वर्णपुरी जाने का समय नहीं है, वीर ने कहा। स्वर्णा, अगली चुनौती क्या है?
काल घाटी, स्वर्णा ने कहा। यहां से दक्षिण की ओर 1 दिन की उड़ान। वहां डाकू भैरव सिंह का आतंक है। वो एक योद्धा है राजकुमार। ये कोई जादुई पहेली नहीं होगी, ये शुद्ध रक्त और तलवार की लड़ाई होगी। तो यही सही, वीर ने अपनी तलवार को मयान में वापस रखते हुए कहा। 11वां दिन अभी बाकी है। नीलपवन, हमें दक्षिण की ओर ले चलो, समय बहुत कम है। नीला घोड़ा एक बार फिर बादलों में समा गया, एक असंभव चुनौती को पूरा करके दूसरी और भी खूनी चुनौती की ओर बढ़ते हुए। वीर के पास अब केवल 3 दिन बचे थे और 2 सबसे कठिन परीक्षाएं अभी बाकी।